गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पिछला क्लास पढ़ चुके थे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ऑपरेटर्स टोकेंस चल रहा था हम लोग का कि टोकेंस क्या होता है और टोकेंस को कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें से टोकन्स में हम लोग एक कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स ये हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, पिछला क्लास में, है ना। जो स्टूडेंट ये इसको नहीं पढ़े होंगे, इस वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक को दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के इसको आप पढ़ लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लिटरल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी दिखाएंगे जो जैक बोर्ड में पूछा है लिटरल से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिटरल्स को समझना, ठीक है। तो आप सभी इसको ध्यान से देखें क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है लिटरल्स, ठीक है। तो याद रखना है कि लिटरल्स का ही जो दूसरा नाम है उसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो लिखा दिए हैं कि लिटरल्स या कॉन्स्टेंट जब भी हम लोग बात करें दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर कितने तरह का जो वैल्यूज होता है उसको जब हम लोग किसी वेरिएबल में पुट करते हैं, ठीक है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से x इक्वल टू 10 लिखे, तो 10 को हम इनिशियलाइज किए हुए कहाँ पर, x में। कभी भी आप लोग जब उसे कोडिंग करेंगे तो ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं कि 5 इक्वल टू यहाँ कर दिए x। ये लिखने का तरीका बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। जब भी किसी कांस्टेंट को, जैसे ये कांस्टेंट है, एक वैल्यू है और ये एक वेरिएबल है, जब भी किसी कांस्टेंट को रखना हो किसी एक वेरिएबल में तो हम लोग राइट से लेफ़्ट में ही पुट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे, नहीं, जब भी जाएंगे तो राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है। वैसे भी आगे जब पढ़ाएंगे ऑपरेटर तो बताएंगे कि इक्वल टू जो ऑपरेटर जो होता है इसका जो प्रायोरिटी जो होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि ये जो है सबसे लास्ट में काम करता है, कौन, इक्वल टू, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहता है कि यह भी लिटरल्स अगर पूछा जाए एग्जाम में लिटरल्स क्या होता है, तो लिटरल्स या कांस्टेंट भी एक प्रकार का नाम ही होता है जिस प्रकार से हम पढ़ाए थे वेरिएबल्स में, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है। कहाँ पर, C++ प्रोग्राम में। यहाँ पर हम लोग लिटरल्स को C++ में मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट, पहला क्या बोलते हैं लोग, इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। सेकेंड इज फ्लोट कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट इज कैरेक्टर कांस्टेंट एंड थर्ड एंड लास्ट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे कि लिटरल्स कभी कभी एग्जाम में लिटरल्स के भी नाम से पूछता है या कभी कभी हम लोग को पूछता है कांस्टेंट के नाम से। तो यहाँ पर C++ में मुख्य रूप से जो कांस्टेंट जो हम लोग बनाते हैं वो 4 प्रकार से बनाते हैं। अब ये भी एक प्रकार का टोकन ही है जिसका मीनिंग पहले से रिजर्व है। अब किन किन बातों पर लोग ध्यान रखेंगे उस चीज़ को आप लोग देखें। सबसे पहले आता है हम लोग का इंटीजर कांस्टेंट, या इसको कह सकते हैं इंटीजर लिटरल। तो इंटीजर लिटरल का आता है कि जब भी कोई इंटीजर लिटरल को बनाना हो तो हम लोग उसके पहले कीवर्ड एक होता है जिसका नाम है इंट कीवर्ड, INT। इंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम लोग उसको बनाने के लिए, है ना। भैया लिखा दिए इंट कीवर्ड यूज टू डिफाइन इट, ठीक है। इट कंज्यूम 2 बाइट्स स्पेस इन मेमोरी। सॉरी, यहाँ पर जिस स्टूडेंट से लिए थे ये गलती टाइप का किया है, यहाँ रखेंगे 2 बाइट, क्या होगा, 2 बाइट स्पेस इन मेमोरी। कि इंटीजर कांस्टेंट जो होता है वो मेमोरी में 2 बाइट कंज्यूम करता है। 2 बाइट का मतलब होता है हम लोगों का, 2 बाइट का मतलब होता है 1 बाइट बराबर, हम बताए थे आप लोगों को कि 1 बाइट बराबर होता है हम लोग का 8 बिट्स होता है। कितना होता है बिट, 8 बिट। तो 2 बाइट का रहा तो मतलब कितना, 16 बिट जो है, और 1 बिट एक बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट में होता है ना। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 0 1, तो ये 3 बिट हो गया हम लोग का। इसी प्रकार से 16 बिट मेमोरी, 16 बिट जो है स्पेस मेमोरी में कंज्यूम करता है कौन, इंटीजर कांस्टेंट। और इसका जो रेंज होता है हम लोग का वो देखो लिखा दिया कि -3768 से लेकर के +32767, इसी वैल्यू के रेंज तक के डाटा को ये इंट जो हम लोग का डिफाइन करेंगे किसी कांस्टेंट में तो वो स्टोर कर सकेगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं एक वेरिएबल, सपोज के लिए इंट में
x बराबर लिखे हम लोग सपोज के लिए 55। तो ये 55 को कहते हैं वैल्यू, ये हो गया हम लोग का वेरिएबल। तो ये 55 जो वैल्यू है ये इस रेंज में देखो आ रहा है कि नहीं हम लोग का। तो इस तरह से अगर हम लोग का अगर पूछा जाए कि जो x यहाँ जो डिफाइन किए इंट में x, तो x में हम लोग कहाँ तक के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, तो -32,768 से लेकर के +32,767 तक इसके बीच के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आवश्यकता इससे बड़ा वैल्यू का हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं आगे बताएंगे आप लोगों को। जब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डाटा टाइप, है ना, जब डाटा टाइप पढ़ाएंगे और है ना डाटा टाइप का कास्ट जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ तुमको आप लोगों को बताएंगे हम कि इंट के जगह पर हम लोग अब इंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे, लॉन्ग। और लॉन्ग दे करके तब x बराबर, अब इसके अधिक मतलब करोड़ों वैल्यू जो है ये क्या करता है, स्टोर करके रख सकता है एक बार में जब लॉन्ग डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन इंट का जो कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब इतना से इतना तक के बीच में हम लोग रख सकते हैं। तो इसको हम लोग जब डाटा टाइप पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंटीजर लिटरल जो होता है उसको हम लोग इंट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो है वो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है स्पेस। तीसरा, इसका रेंज ये इतना होता है, ये पूछता है एग्जाम में कि इंटीजर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे आप लोग बढ़िया से। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ओनली एक्सेप्ट नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल का नंबर का दैट मीन्स हुआ कि ये डेसिमल पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता। ये जो जब भी कोई नंबर लेगा तो वैसा नंबर लेगा जिसमें पॉइंट नहीं हो। और अगर हम पॉइंट दे भी देंगे, देखो इंट में जैसे यहाँ लिख दिए x = 3.5 और लिख भी देंगे तो 0.5 को वो नहीं प्रोसेस करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करेगा तो वो 3 को प्रोसेस करेगा। पॉइंट के बाद कुछ भी दे लेगा तो वो प्रोसेस में नहीं करेगा। लेकिन अगर लिखेंगे उसमें एरर नहीं मारेगा, लेकिन जब प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो भी वो एरर नहीं मारेगा। बस वो करेगा क्या कि इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हम एक दो को, इसको ध्यान से देखें। यहाँ लिखा हुआ इंट रोल बराबर 201। तो 201 जो एक वैल्यू है, इसको क्या लोग बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। ये रोल जो है उसको यहाँ क्या बोलते हैं कि ये लोग का एक वेरिएबल का नाम है, या तो कह सकते हैं आइडेंटिफायर है। और इंट जो है इसको बोलते हैं एक कीवर्ड, एक कीवर्ड भी है और एक डाटा टाइप भी है, जो कि डाटा टाइप जो होता है एक कीवर्ड ही होता है, ठीक है। लेकिन रियल में इंट जो है वो क्या है, एक डाटा टाइप है। भले उसको हम एज ए कीवर्ड के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये एक टोकन के अंतर्गत में भी हम लोग का आता है कि टोकन जिसका मीनिंग पहले से फिक्स होता है और हम उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 201 जो एक वैल्यू है। अब हम इसको अगर हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम में इस रोल को चेंज नहीं करें तो एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है हम लोग का कॉन्स्ट कीवर्ड। देखो जैसे अगर हम ऐसे लिख देते हैं CONST कॉन्स्ट, और यहाँ लिख देंगे ऐसे इंट, और यहाँ पर कर देंगे से r = 5, ठीक है। अब क्या हुआ, r का जो वैल्यू है 5, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब अब ये 5 जो होगा वो ये फिक्स हो गया कि r में 5 ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ एक कीवर्ड है जिसका नाम है कॉन्स्ट वो लगा दिए इसीलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर किसी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है हम चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम में कि वो चेंज ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसके आगे क्या लगा देते हैं, कॉन्स्ट लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि वो चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब जो है जैसे इस तरह क्वेश्चन जब आपको हम देंगे कि नहीं काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है उसको स्टोर करना है वो प्रोग्राम के में, तो क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम लोग ले लेंगे वेरिएबल इस तरह से इंट लिखेंगे पहले, और CNT काउंट नाम को ले लेंगे वेरिएबल, और उसमें क्या करेंगे, हम कितना स्टूडेंट है मेरे पास, तो 51 है। तो 51 को एक वैल्यू हुआ जिसको CNT क्या किए हम लोग पुट किए हुए हैं। अब इसके आगे इंट क्यों लिख दिए, देखो हमेशा याद रखना है कि अगर डायरेक्टली C++ का जो एप्लीकेशन होता है, अगर आप ऐसे लिखते हैं x बराबर 10 लिखते हैं तो सिस्टम एरर मार देगा। वो कहेगा कि आप x को डिक्लेयर क्यों नहीं किए हैं, x को डिफाइन अब क्यों नहीं किए, हम x को पहचानते नहीं हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको इस x के पहले अगर हम लिख देंगे इंट लिख देंगे, तो वो हम लोग का जो C++ जो कंपाइलर है
वो समझ जाएगा कि x जो है एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू को यूजर ने रखा है, तो एरर नहीं मारेगा। अगर हम इंट ना लिखें, अगर इसके जगह हम लोग फ्लोट लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी समझ जाएगा कि नहीं x एक फ्लोट टाइप का वैल्यू जिसमें वो पॉइंट वाला भी वैल्यू दे सकता है, बिना पॉइंट वाला भी वैल्यू को दे सकता है। मतलब अभी 10 भी लिख सकते हैं और 10 पॉइंट अगर 5 कर देंगे तो ये भी सही है, दोनों सही है। अभी आप क्या करेगा ये फ्लोट, तो फ्लोट जो हम लोग डिफाइन करते थे आगे वही बताएं। फ्लोट क्या करता है कि पॉइंट वाला नंबर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इस रिलेटेड में और आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको आप लोग देखेंगे ध्यान से। अगला जो कॉन्स्टेंट जो आता है हम लोग का वो आता है फ्लोट कॉन्स्टेंट। तो फ्लोट कॉन्स्टेंट कहता है कि ये जो कॉन्स्टेंट है ये डेसिमल पॉइंट नंबर को एक्सेप्ट करेगा और इसके लिए फ्लोट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट कीवर्ड यूज टू डिफाइन इट, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे लोग, फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका रेंज जो होता है 3.4e, देखो यहाँ जो लिखा हुआ है 3.4e, ई इज़ द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। मतलब 3.4e इंटू 10⁻⁻38 से लेकर के +38 तक का रेंज को ये स्टोर करके रखता है। 3.4e इंटू 10⁻+38 ने बहुत लंबा रेंज के डाटा को क्या करता है, ये स्टोर करके ये रख सकता है, कौन, फ्लोट। और ये जो है मेमोरी में देखो लिखा दिए 4 बाइट, सॉरी फिर यहाँ बाइट्स कर दिया, ये बिट्स कर दिया 4 बाइट्स, याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर कि 4 बाइट्स। और 4 बाइट्स का मतलब क्या हुआ, 4 × 8 मतलब 32 32 बिट्स मेमोरी जो है, मेमोरी में इसको जगह ही कंज्यूम करता है, कौन, फ्लोट। तो इसलिए एक बहुत लंबे रेंज के डाटा को क्या करता है, स्टोर करके ये रख सकता है, ठीक है। जैसे देखो हम यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है जिसको लोग पुट किए, देखो यहाँ पर 450 हमने 450.30 जो है 30 एक कोई वैल्यू है, एक कांस्टेंट है हम लोग का, जिस कांस्टेंट को क्या किए हैं, प्राइस नाम का एक वेरिएबल में पुट कर दिए और क्या किया, इसके आगे फ्लोट लिख दिए। अगर फ्लोट नहीं लिखते तो ये 0.30 को एक्सेप्ट वो नहीं करता। से कभी कभी हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में फ्लोट इक्वल टू एवरेज इक्वल टू 68.42 लिख दिए। तो ये भी क्या है, एक वैल्यू है जो कहाँ पर एवीजी नाम का वेरिएबल में स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इसको सॉल्व करना है। कहता है कि विच वैल्यू विल बी स्टोर इन फ्लोट एक्स, एक्स में कौन सा वैल्यू को स्टोर हम लोग करेंगे, है ना। तो एक्स के आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फ्लोट यहाँ लिखा हुआ है और एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्स जो है वो एक प्रकार का वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है। इसमें जब भी लोग पुट करेंगे, कोई नंबर को पुट करेंगे जिसमें पॉइंट होता है, तो ये तो नंबर तो है 45.7 तो है, लेकिन क्या ये कोटेशन में बंद है, तो कोटेशन ये अलाउ नहीं करता है। यहाँ पर भी तो इसमें सिंगल कोटेशन था, तो यहाँ बोलता है डबल कोटेशन है। एक 6 जो है ये इसमें पॉइंट हम लोग का नहीं है, इसमें पॉइंट है, इसलिए परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर होगा 6.8। पहला क्वेश्चन कहता है हम लोग का कि फाइंड आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को कहता है कि ये इंट में एक 2 वेरिएबल हम लोग का, इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल है। पहला जो वेरिएबल है वो है ए का मान 4, यहाँ कॉमा है और फिर यहाँ है बी, ठीक है। ये 2 वेरिएबल को पहले यहाँ क्या किया, डिफाइन कर दिए, दोनों किस कास्ट का, इंटीजर टाइप का है। ये कहता है दोनों कि हम पॉइंट लेंगे नहीं, तो ठीक है, तो हम पॉइंट दिए भी नहीं है, ए का मान केवल 4 है। दूसरा यहाँ पर लिखो, देखो लिखे फ्लोट में एक्स है, फिर कॉमा है और वाई इक्वल टू 5.8 है, मतलब एक्स यहाँ खाली है, एक्स में कुछ वैल्यू पुट नहीं किए हैं और वाई में वैल्यू पुट किए 5.8 पुट किए हुए हैं, ठीक। अब यहाँ हमें को एक्सप्रेशन लिखे हुए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें लिखा हुआ है कि बी इक्वल टू ए प्लस वाई, इसका मतलब हुआ कि ए और वाई का जो वैल्यू है, तो ए का वैल्यू कितना लोग का 4 है और y का वैल्यू कितना है 5.8 है। ये दोनों वैल्यू क्या किए, हम ऐड किए और ऐड करने के बाद क्या किए, दोनों कहाँ रख दिए, b में। और b कहता है कि पहले कौन किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं हम लोग हैं, है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया हम लोग का, न्यू जो वैल्यू हुआ हम लोग का, जो जोड़ेंगे वो न्यू जो वैल्यू है हम लोग का वो है 9.8 आ गया, है ना। अब इस 9.8 को क्या किए हम लोग, b नाम का वेरिएबल में पुट कर दिए। जब b नाम का वेरिएबल पुट कर दिए
तो बी कहता है कि हम तो इंटीजर है, हम तो पॉइंट लेंगे नहीं, इसलिए क्या किया, 0.8 को हटा दिया और सिर्फ क्या किया, वो 9 को स्टोर करके रख लिया। तो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। लेकिन अब एक और तो एक्सप्रेशन है यहाँ पर है कि x = a + 4.9। तो a का मान कितना है, 4 है, और 4.9 तो डायरेक्ट हम कांस्टेंट को ऐड कर दिए। तो कितना हो गया, न्यू जो वैल्यू होगा x = हम लोग का कि 8.9 हो गया। जब 8.9 को x में रखे तो x कहता है कि हम फ्लोट हैं, हम तो फ्लोट तो रखबे करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा, फ्लोट में x लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हुआ कि x जो है फ्लोट रखेगा, पॉइंट रखेगा। तो रखेगा, इसलिए आंसर हम लोग का डी नंबर नहीं होगा। परफेक्ट आंसर क्या से हम लोग का होगा, ये सी नंबर होगा, क्योंकि इसमें 9 है और 8.9। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है कि इंटीजर और फ्लोट में रिलेशनशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, ताकि आप इसको अच्छा से समझ लेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे उसको इवेलुएट किए। इसको एक बार आप लोग फिर से वीडियो को पीछे करके बैक करके और आप लोग समझ लेंगे, है ना। केवल आप लोग को यहाँ ध्यान ये रखना है कि इंटीजर जो है पॉइंट के बाद का वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, और फ्लोट कहता है कि हम पॉइंट के पहले भी और पॉइंट के बाद का दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है कि a = 3 है, b = 5 है और c = जो है हम लोग का वो है 2। ठीक है, और x में 3.4 है और y लोग का ब्लैंक है, y में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम पूछे हैं कि इसको इवेलुएट करना है वैल्यू को कि क्या होगा। तो जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है c = b × a + y। ठीक है, तो b का जो मान है ऊपर में कितना है, 5 में हम पुट कर दिए, और ये का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, उसको यहाँ पर पुट कर दिए, और y जो है हम लोग का, y तो में कुछ तो वैल्यू यहाँ पर है नहीं। तो इस केस में जो है यहाँ पर आपको कुछ मांगना पड़ेगा, चूँकि ये स्टूडेंट का कॉपी से उतारे थे, हो सकता है कि वो मिस्टेक किया होगा लिखने में। तो इसके जगह पर अभी हम आप लोग एग्जांपल दे बताते हैं सी दे करके। ठीक है, सी। ठीक, तो सी का मान जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पर 2 दे के रखे थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 5 × 3, पहले काम होगा मल्टीप्लाई का, तो यहाँ सी कर दो, है ना। पहले काम होगा किसका, मल्टीप्लाई का, तब काम होगा एडिशन का। तो सी का मान 2 है, तो 5 दिया 15 हो गया, 15 और 2 ये हो गया कितना हम लोग का, 17। तो ये 17 को क्या किए हम, वैल्यू को उठा लिए और सी में क्या किए, रख दिए। तो सी का मान जो पहले 2 था ना, वो अब चेंज हो गया, अब उसका मान कितना हो गया, सी का मान हमेशा के लिए 17 हो गया। नहीं, यहाँ पर हाँ हो 17 होगा। तो 5 3 जा 15, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई किया और उसमें से हम 2 क्या किए, ऐड कर दिए। तो सी का मान कितना हो गया, 17। अब जब यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ लिखा हुआ है a + x। तो a का मान तो पहले से 3 दिया हुआ है और x का मान है कितना दिया हुआ, 3.4 दिया हुआ है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.4 होगा। अब 6.4 को कहाँ डाल दिए लोग, y में, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं 6.4, क्योंकि a का मान 3 था और x का मान तो यहाँ पर 3.4 था, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 6.4 हो गया, वही प्रिंट करेगा। याद रखना है जब प्रिंट कैसे करेगा ये, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले c, तो c का जो अभी जो मान हुआ था लोग कितना, 17। तो इसके जगह पर आप लोग 17 मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का आंसर यहाँ पर 18 नहीं आया था, 17 आया था। तो 17, और देखो कोटेशन के अंदर जो कुछ रहता है उसको बोलते हैं मैसेज। तो ये मैसेज प्रिंट करेगा कॉमा, और उसके बाद 6.4, जो भी 6.4 आप लोग आया था उसको भी यहाँ प्रिंट करके दिखा दिए। ठीक है, इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग को हम भेजेंगे, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना। फिर यहाँ तक आ रहा कि सेलेक्ट वैलिड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एक्स, सही जो है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिस्कस कर देते हैं। जब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन का,
तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है, जैसे सपोज कि कोई वेरिएबल जैसे यहाँ पर लिए इंट में x लिए, तो x को कहते हो क्या, डिक्लेरेशन। ये x का डिक्लेरेशन कर दिए। और जब डिक्लेरेशन के बाद ही होता है इनिशियलाइजेशन, ऐसा नहीं कि पहले हम क्या किए, x का मान को रख दिए 10, फिर सेमीकोलन और तब यहाँ लिखें इंट में x, तो ये 100% रॉन्ग है। ये हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। पहले होता है डिक्लेरेशन, तब होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिए हुए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आप लोग इंट x बस। तो अब लेकिन हम क्वेश्चन क्या दिए कि डिक्लेरेशन भी तुमको चुनना है और इनिशियलाइजेशन भी चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल x लिखा हुआ है, इंट x केवल डिक्लेरेशन है लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं है, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। सेकंड में क्या है, x = 12, मतलब इनिशियलाइजेशन हुआ है और उसके बाद क्या हुआ, डिक्लेरेशन। तो ये तो इस सीक्वेंस जो ये मेंटेन नहीं किया, पहले होगा डिक्लेरेशन तब होगा आप लोग का इनिशियलाइजेशन, इसलिए सी नंबर भी गलत हो गया। डी में कहता है कि ठीक है, पहले तो डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन के बाद क्या है, इनिशियलाइजेशन है, लेकिन गलती यहाँ क्या किया है कि यहाँ पर कॉमा का हम लोग प्रयोग किए एक साथ में। इसका मतलब हुआ कि एक साथ में आप x को डिफाइन कर रहे हैं 2 बार, एक बार x को यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये चलने के लिए नहीं देगा C++ का कंपाइलर। वो सीधे बोल देगा कि मल्टीपल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड, कि अब एक बार में 2 डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो। कोमा का मतलब ही नहीं हुआ जो गुण इसके साथ लागू हो रहा है वही गुण दूसरे साथ लागू हो रहा है, आप ही अब इसका 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हम लोग का, हाँ यही चीज़ अगर हम यहाँ पर अगर सेमीकोलन दे दिए रहते तो फिर ये क्या होता है सही, क्योंकि सेमीकोलन दे देने से क्या समझता है कंपाइलर कि इसका काम यहीं पर ख़त्म हो गया, ये अलग काम कर रहा है। मैं काम को यहाँ पर हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम फिर स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसलिए सभी मामले में अगर देखा जाए तो हम लोग का बी नंबर क्या है, सही है, क्योंकि एक बार में उसको हम डिक्लेयर भी कर दिए और 12 और लास्ट में क्या होगा, सेमीकोलन, और उसको क्या किया, उसको पुट भी कर दिए हैं। इसलिए जब भी डिक्लेरेशन होता है और इनिशियलाइजेशन होता है एक ही बार में, तो उसके लास्ट में क्या पड़ता है, सेमीकोलन। तो ये नियम आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले होता है डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन, ऐसा नहीं कि पहले कर देगा डिक्लेरेशन और तब कर इनिशियलाइजेशन, ये संभव कभी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यही सब पॉइंट होता है जो आप लोग अगर अच्छा से कैच करेंगे ना तो आपको कोडिंग करने में बहुत आसान बुझाएगा। ये सब नियम को फॉलो करना पड़ता है प्रोग्राम की कोडिंग करने के समय। और आप जब हम कंपाइल करते हैं किसी C++ प्रोग्राम को ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई आप एग्जैक्ट यहाँ पर आप सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन क्यों नहीं लगा दिए, वो सीधे बोल देगा कि नहीं मल्टीपल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड। तो ये नियम आपको अपने बुक से पढ़ाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है सो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला जो हम वीडियो आप लोग को जो देंगे वो रहेगा मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट से और स्ट्रिंग कांस्टेंट से। ठीक है, तब तक इसको आप लोग बढ़िया से इसका नोट्स तैयार करें और आराम से लिखें इसका नोट्स बना करके, और इस टाइप का क्वेश्चन को भी आप सोल्व करें। हम दिखाते हैं लेकिन इसको अभी हम पढ़ाए नहीं कैरेक्टर कांस्टेंट, इसलिए अगले वीडियो में हम बताएंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, और जो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे ताकि अगला जो वीडियो आप लोग को मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।